ओके, फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट। फर्स्ट टॉपिक जो था टीचिंग इंटरेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड था, सॉरी एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक वाज एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एंड दोज हु आर न्यू स्टूडेंट दे विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियो आल्सो ऑफ दैट क्लास, एज वेल एज if any doubt we will do the doubt clearing and repeat class। ठीक है, तो so as I always tell, आपके पास बुक होना चाहिए एंड आप एक जो है रॉप नोट या एक कॉपी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वॉट एवर वी डिस्कस यू कैन आइदर पॉइंट ऑन द बुक और ऑल्सो राइट। ठीक है, आप लिख सकते हो एक नोटबुक में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, topic is your teaching interest। okay, now am I audible and visible clearly? हाँ, सोलेहा अफरीन बोलो, आपका कोई डाउट है तो बोलो। रिगार्डिंग करेक्शन विंडो आप बोल रहे हो तो करेक्शन विंडो जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ओके, एंड एक डाउट क्लियरिंग क्लास भी हम लोग कर लेंगे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, सोशल चेंज का एग्जाम्पल। ओके, देखो अफरीन पूछ रहे हैं सोशल चेंज। देखो सोशल चेंज का मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपके सोसाइटी में कोई किसी भी तरह का अंधविश्वास या सुपरस्टिशियस बिलीफ चल रहा था, टीचर्स वहां पे आते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, यहाँ पे जो है आपको इस तरह का चीज नहीं करना चाहिए, तो वहां पे वो सोशल चेंज, सोसाइटी में जो भी चेंजेस आता है सोशल चेंज, ग्लोबलाइजेशन को आप बोल सकते हो। ठीक है, एक मिनट, देखो यूज ऑफ फॉर एग्जांपल यूज ऑफ आईसीटी। ठीक है, मतलब पहले एजुकेशन सिस्टम में चेंज हुआ तो सोसाइटी में चेंज होगा। ठीक है, मतलब किसी भी तरह से अगर आपका सोसाइटी में किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है तो वो सोशल चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल सुपरस्टिशंस को दूर करना। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग भी एक सोशल चेंज हो सकता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत दिन तक जो है महामारी कोविड था तो कुछ दिन तक सोशल चेंज हो गया। ठीक है, सोसाइटी में कुछ सोशल चेंजेस आ गए कि ना आपको इस तरह से रहना है। ठीक है, अगर परसिस्टेंट सेम चीज रहेगा तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर जैसे सब कुछ ठीक हुआ तो हमारा सोसाइटी फिर से जो ओपन हो गया। ठीक है, वो एक माइन्यूट है, मेजर चेंज अगर हम बोलेंगे तो सुपरस्टिशंस वाला होता है। ठीक है, ओके, एंड एक सेपरेट डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी हम लोग करेंगे क्योंकि आप लोगों का जो है डाउट है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के ऊपर, तो उसको करेंगे। पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जो 5 हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, यस, ठीक है, हम डाउट क्लियरिंग क्लासेस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, आज हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। आई वांट टू कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, पहले सिलेबस में कंप्लीट कर लेता हूँ। हम जो इस बीच में डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी रखेंगे एक्स्ट्रा टाइम में, तो आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को पढ़ लेते हैं। आई विल सी ऑल द डाउट्स एंड इंडिविजुअली भी आप पूछ सकते हो, लेकिन क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं ऑब्वियसली आपके, तो हम सेपरेट डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं बिकॉज वी हैव लेस टाइम टुडे। लेट्स कंप्लीट, जितना हो सकता है कंप्लीट करेंगे। टीचिंग इंटरेस्ट है। ठीक है, हाँ, टीचिंग इंटरेस्ट है, तो देखो इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, इंटरेस्ट एक कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड का मतलब ये है कि इस वर्ड से, ठीक है, इस वर्ड से रिलेटेड जो भी चीज होता है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड उन डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन वहां पे है, तो अगर किसी ऑप्शन में इंटरेस्ट वर्ड छुपा हुआ है तो उसका करेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स सक्सेसफुल टीचिंग का होगा, उसमें मान के चलो 4 ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है, तो वहां पे एक ऑप्शन स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक 1 और 2 के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पहले इंटरेस्ट क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज ए प्रेफरेंस ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, आप जो है आपके डिफरेंट एक्टिविटी को कैसे जो है रैंकिंग कर सकते हो, प्रेफरेंस ऑफ एक्टिविटी वन ओवर अदर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था मुझे टीचिंग ज्यादा पसंद है, तो टीचिंग को फॉर एग्जांपल मैंने अपने जो है हॉबी की लिस्ट में फर्स्ट रखा या प्रेफरेंस की लिस्ट में फर्स्ट रखा, एंड ऐसे सेकंड थर्ड करते करते मैंने लास्ट में फॉर एग्जांपल साइकिलिंग को रखा। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरा किस में होगा? टीचिंग में होगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो भी एक्टिविटी है आप उसको रैंकिंग कर रहे हो, तो जो टॉप में आएगा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, जो लास्ट में आता है उसमें आपका लेस इंटरेस्ट है। ठीक है,
क्लियर है? ओके देखो, तो इंटरेस्ट इज प्रेफरेंस ऑफ वन एक्टिविटी ओवर अदर अकॉर्डिंग टू केली। ठीक है, एक केली नाम के एजुकेशनिस्ट है, इन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट इंडिविजुअल प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। किसी भी इंसान का जो इंटरेस्ट है हमको उसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या आइडिया प्रोवाइड करता है उसका पर्सनालिटी के ऊपर। ठीक है, आप क्रिकेट ज्यादा खेलते हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्रिकेट खेलना है, तो आपका पर्सनालिटी डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स पर्सन का जैसे पर्सनालिटी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ाना ज्यादा पसंद है तो आप जो है आपका कैरेक्टर एक टीचर लाइक होगा। इस तरह से आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है आपका पर्सनालिटी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होगा। ये चीज केली नाम के एक एजुकेशनिस्ट ने बोला था। ठीक है, तो इंटरेस्ट में क्या होता है, सिलेक्शन एंड रैंकिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। आप किसको लाइक करते हो, किस एक्टिविटी को लाइक करते हो, किस एक्टिविटी को डिसलाइक करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस का लिस्ट बनाओगे वो आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप किसी भी एक एक्टिविटी को कितने इंटरेस्ट, कितने जील के साथ, कितने उत्साह के साथ उस एक्टिविटी को कर रहे हो वो बताता है। ठीक है, मैं एक काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो तो मैं उसको बहुत ज्यादा जिल के साथ या उत्साह के साथ उस काम को करूंगा। ठीक है, एंथुसियाज्म वहां पे मेरे अंदर रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है ये जो इंटरेस्ट है वो एक परमानेंट या स्टेबल कंसेप्ट नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में एटीट्यूड में देखा था, एटीट्यूड इज ए स्टेबल कंस्ट्रक्ट और इट इज ए परमानेंट, मतलब नॉट परमानेंट बट ये रिजिड और स्टेबल होता है। इजीली जो है एटीट्यूड नहीं जाता है किसी से, लेकिन इंटरेस्ट जो है आपका, इंटरेस्ट जो है इजीली जो है चेंज हो सकता है, मतलब उतना रिजिड नहीं है, एक परमानेंट या स्टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं है। इट कैन चेंज विद टाइम एंड फैशन। फॉर एग्जांपल हमें जो है एंशिएंट टाइम में जैसे कपड़े पहनने में लोग इंटरेस्टेड थे, मॉडर्न टाइम में वैसे कपड़े पहनने में या उस तरह का लाइफस्टाइल में लोग इंटरेस्ट नहीं होंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल आप भी अभी जैसे इंटरेस्टेड हो जिस तरह का लाइफस्टाइल जीने में, हो सकता है 10 साल के बाद उस तरह का लाइफस्टाइल में आप इंटरेस्ट ना हो या फिर उस तरह का हॉबी में आप इंटरेस्टेड ना हो। ठीक है, तो टाइम के साथ या फैशन के साथ या लर्निंग के साथ इंटरेस्ट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप पहले, फॉर एग्जांपल आपको किसी कोई और काम करना था, जॉब करना था, आपको टीचिंग प्रोफेशन अच्छा लगा, स्टेबल लगा, सिक्योर लगा, तो आप टीचिंग में आ गए। ठीक है, आप टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआई में जाके फॉर एग्जांपल बीएड करोगे, फिर टीचर बनोगे, उसके लिए तैयारी कर रहे हो। तो इस तरह से क्या होता है, इंटरेस्ट जो है हमारा चेंज होता है बिकॉज ऑफ टाइम, फैशन एंड लर्निंग की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए पर्सन में हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग प्रोफेशन, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा जॉब ढूंढता रहेगा टीचिंग का, बहुत दिन तक कोशिश करेगा, नहीं मिला तो क्या करेगा, दूसरा प्रोफेशन में जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा वो बाद में, फॉर एग्जांपल वो एक शॉपकीपिंग करता है, एक दुकान खोल देता है। ठीक है, टीचर्स चाय वाला, ठीक है, टीचर्स गोलगप्पे वाला फॉर एग्जांपल कर देते हैं। क्या करेगा, उसको नहीं मिला तो। ठीक है, हो सकता है इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है। तो इंटरेस्ट एक परमानेंट और स्टेबल कंसेप्ट नहीं है, ये जो है समय के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, एक मौका फॉर एग्जांपल आपको मिल गया, ठीक है, क्रिकेट खेलने का, आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो एंड आपको एक ऑफर मिल गया कि आप जो है हमारे स्टेट की तरफ से खेलो, तो आपका इंटरेस्ट वहां पे चला जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो एक्सेलेंस इन एन एक्टिविटी मोस्टली डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। अगर आप किसी भी काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो उस काम में एक्सेलेंट होने का चांस उतना ज्यादा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे टीचिंग के फील्ड में भी यही आपका जो है यूज होगा। लार्जर द इंटरेस्ट, लार्जर द परफॉर्मेंस एंड लार्जर आपका एक्सेलेंस होगा। ठीक है, एंड आप उस चीज में उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। सो इफ ए पर्सन हैज इंटरेस्ट इन टीचिंग, वो सक्सेसफुल या इफेक्टिव टीचर बनने का चांस जो है बहुत ज्यादा होगा। आप जिस काम में इंटरेस्टेड हो उस काम में सक्सेसफुल डेफिनेटली बनोगे। एंड इसीलिए इंटरेस्ट एक कीवर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि अगर बच्चे क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, इंटरेस्ट। अगर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए तो आप उनको पढ़ा सकते हो। ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म लर्निंग होगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स वो बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे टीचिंग इंटरेस्ट क्या है। देखो, सिमिलरली किसी भी काम में आपका इंटरेस्ट जैसा होता है, टीचिंग में भी इंटरेस्ट सिमिलर है। ठीक है, अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड तो ठीक है, अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपना काम को जो है सेटिस्फैक्टरीली करोगे। ठीक है, आप अपना जॉब को जो है सेटिस्फैक्शन करोगे। इंटरेस्ट है तो सेटिस्फैक्शन है, और अगर आपका सेटिस्फैक्शन किसी काम में है तो आप सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो विद सेटिस्फैक्शन करोगे और सक्सेसफुल बनोगे। क्लियर, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो विद सेटिस्फैक्शन नहीं कर पाओगे, सक्सेसफुल नहीं बनोगे। तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर ए टीचर आल्सो एंड फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो।
ठीक है। अगर किसी टीचर का इंटरेस्ट लो या नील है तो बच्चों का बहुत लॉस होगा, क्योंकि वो जो है अच्छे से नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्या होता है, ये इंटरेस्ट जो है, क्योंकि मैंने बोला ये परमानेंट एंड स्टेबल चीज नहीं है, तो ये डेवलप हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, ठीक है। किसी बच्चे के अंदर जो अच्छा नहीं पढ़ रहा है उसको भी आप टॉपर्स बना सकते हो, एंड एक टीचर जो जिसका इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग प्रोफेशन में, वो भी थ्रू आउट द ट्रेनिंग वगैरह वो आगे बढ़ सकता है। एप्टीट्यूड जो है कैन बी डेवलप, इज नॉट इनबिल्ट, एप्टीट्यूड कैन बी डेवलप, ठीक है। एप्टीट्यूड डेवलप हो सकता है, इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात अगर बोलूँ तो जैसे मैं जब आपकी एज में था, क्लास 12 में था, तब ऐसा कोई मुझे एज मतलब कोई ये नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा आगे जाके, ठीक है। मैं भी नॉर्मल जो सब लोग करते हैं वही मैं भी कर रहा था, घर वाले मुझे भी उसी चीज में फोर्स कर रहे थे। आजकल क्या होता है, आजकल तो थोड़ा चेंज हुआ है एनईपी की वजह से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए तो लोगों को थोड़ा सा पता चला कि टीचिंग भी एक करियर होता है। नहीं तो पहले क्या होता था ना, पहले अगर आप 12th पास कर लेते हो या 11 भी नहीं गए हो आप, ठीक है, इवन अगर आप 10th भी अभी पास कर रहे हो, 10th पास करते ही, ठीक है, आपके मम्मी पापा आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे कि आप जो है मेडिकल करोगे या इंजीनियरिंग करोगे। ये सिर्फ दो ही ऑप्शन देते हैं ज्यादातर घर में, ज्यादातर पेरेंट्स जो है सिर्फ यही दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है। आइदर जाओ मेडिकल करो, ठीक है, या फिर जो है प्रिपरेशन, फिर उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मतलब हो जाएगा। 10th के बाद तुरंत आपको बोलेंगे आप जो है मेडिकल या इंजीनियरिंग, मतलब नीट या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाओगे, किस फील्ड में जाओगे, ठीक है। मतलब सुनो कैसा ये अभी भी ऐसा सिचुएशन है। आप किसी कॉलेज में जाओगे तो वो कॉलेज वाला आपको पूछेगा, प्राइवेट कॉलेज में, मैं चक्कर काट रहा था अभी कुछ दिन पहले, मेरा 2 भाई बहन है, घर वाले तो वैसे ही है, मतलब बोलते हैं कि तू तो टीचर बन गया, आप सब तो टीचर नहीं बनेंगे, ठीक है। मैं अपने घर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको मतलब मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगा, देखो मैं बोलूंगा कि हाँ टीचिंग लाइन में अच्छा है, लेकिन सही, ये भी सही बात है, उनके लिए उनका थिंकिंग भी सही है कि तुम तो टीचर बन गए, अब बाकी लोग दूसरा करते हैं। तो हम जो है, मैं अभी चक्कर काट रहा था कुछ कॉलेजेस का, कहाँ कितना फी है, कहाँ कैसा सिस्टम है, ठीक है, कुछ दिन पहले। तो वही 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख इस तरह का साल का फी है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में। तो छोड़ो, तो पेरेंट्स सीधा यहाँ पे 10th पास करते हो तो पेरेंट्स सीधा आपसे पूछेंगे कि तू इंजीनियरिंग करेगा या मेडिकल करेगा, ये बता। मैं भी उसी रेस में था, उसी लाइन में मैं भी था। तो मैं चला गया यहाँ पे नीट का तैयारी करने के लिए, ठीक है। नीट का तैयारी करने के लिए मैं चला गया, तो मुझे कोई वहाँ पे कोई मतलब मैं जो मानता हूँ मेरे थिंकिंग के हिसाब से 12th पास ना होने तक हमारा मेंटल मैच्योरिटी नहीं होता कि हम क्या डिसीजन लें, ठीक है। तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते हमको एक्चुअली में क्या करना है। 12th पास होने के बाद ही पता चलता है। तो मुझे जैसा बोला गया मैं वैसा करता गया। लेकिन जैसे ही फिर मैंने आरआई ज्वाइन किया, ठीक है, आरआई किया, मेरे लिए एक लक था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने नहीं किया था, एक लक था कि मतलब थोड़ा मेहनत था। हाँ, मार्क्स बहुत अच्छे थे उस टाइम में मेरा लगभग 110 समथिंग था, ठीक है। लास्ट ईयर के कटअप से भी ज़्यादा था, ठीक है, लास्ट ईयर बहुत कम कटअप गया था, तो उससे भी ज़्यादा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं, 110, अभी तो 120 आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है। हाँ, 160 में मेरा 110 के अप्रॉक्स था, ठीक है। तो आपको 120 130 चाहिए। 12th में मेरा बहुत कम था यार, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक तरह से लक है, ठीक है, 74% मेरा था, लेकिन एंट्रेंस में बहुत अच्छा हुआ तो मेरा एक स्कोर बन गया, उसमें मैं सिलेक्टेड हो गया, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में मैं टॉपर था अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में। तो यही है, मतलब हाँ टैलेंट तो है, लेकिन यहाँ पे टैलेंट तो मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे आपका करियर का वेटेज भी रहता है, क्योंकि मेरा करियर का वेटेज बहुत कम था, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर बोल रहा हूँ, ये 74% भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन एंट्रेंस मैटर करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंट्रेंस में अगर आप अच्छा करते हो तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा जो है एडवांटेज मिल जाता है। तो उस टाइम में 110 बहुत अच्छा मार्क्स था, लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं था, तो लोगों का मार्क्स कम ही रहते थे। तो फिर मैं जो है मतलब ये वाला लाइन अभी भी क्या घर वाले बोलते थे, जैसे मैं आरआई में सिलेक्शन हुआ था मेरा, ठीक है, मैं प्रिपरेशन किया 1 साल, 12th के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लेके प्रिपरेशन किया नीट का, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया था एक्चुअली, मेरा जो जेई में अच्छा रैंक था, तो वहाँ पे मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो मैं इसको प्रिपरेशन किया 1 साल, और फिर उसके बाद मैं जहाँ प्रिपरेशन कर रहा था उसके बगल में ही आ रही था, ठीक है, बगल में पूरा 100 मीटर के डिस्टेंस में आ रही था। मैं वहाँ पे पैसा निकालने के लिए जाता था एटीएम, लेकिन मुझे पता नहीं था एनसीईआरटी लिखा है, तो एनसीईआरटी तो बुक्स बनाता है, मैं सोचता था एनसीईआरटी का कोई कॉलेज तो नहीं होगा, यहाँ पे बुक्स वगैरह बनाते हैं,
ये मेरा थिंकिंग था उस टाइम में, ठीक है। तो बाद में पता चला कि RI करके कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पढ़ाई होता है, और वो भी 2 दिन पहले फॉर्म फिलअप के जस्ट 2 दिन पहले पता चला, तुरंत फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम वगैरह दिया। तो वहाँ पे जाने के बाद भी घर वाले यही बोलते थे मुझे कि अब RI में तू गया ठीक है, वो तो बैकअप है, 1 साल फिर से तैयारी कर। और घर वाले फिर से मेरा फॉर्म भरे थे, 1 साल के बाद भी मेरा फॉर्म भरे थे नीट में फिर से फॉर्म भरे थे। मैंने एग्जाम दिया था, लेकिन जो रिजल्ट मेरा पिछले साल था उससे भी खराब मार्क्स आया था, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वहाँ पे माहौल ही ऐसा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतने बड़े कॉलेज में आ गए, इतना सारा फैसिलिटी मिल रहा है, तो आपका ध्यान जो है नहीं जा पाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में डाइवर्जेंस होता है, धीरे धीरे करके आप फिर सेटल हो जाते हो, है ना, सब कुछ जो है आप क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो मेरा पहले इंटरेस्ट कुछ और था, फिर मैं आगे आके कुछ और चीज में आया। तो मेरा तब तक तो मुझे पढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट डेवलप हुआ कैसे, मैं वहाँ पे क्या किया, ट्यूशन पढ़ाने लगा। ट्यूशन क्यों पढ़ाता था भाई, ट्यूशन पढ़ाता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए। और घर वाले भी इतना, मतलब ये नहीं, एक साल प्रिपरेशन में बहुत सारा पैसा, 2 लाख 2.5 लाख खर्चा हो चुका है। उसके पहले भी मैं प्राइवेट में पढ़ता, तो वहाँ पे 3-4 लाख खर्चा हो चुका है। तो घर से बहुत सारा पैसा मैंने ऑलरेडी खर्चा कर दिया था। तो मैं इसीलिए अभी चाहता था कि थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो मैंने ट्यूशन वहाँ पे स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास जो है खुद के खर्च करने के लिए, हाँ जा सकते हो बाहर आराम से ट्यूशन पढ़ने जा सकते हो। तो मैं जो है अपने खुद के खर्च करने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, ऑनेस्टली मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो मैं उसके बाद जो है ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। पहला ट्यूशन मेरा था 2000 रुपया, ठीक है, 2000 रुपीज़ मुझे महीने में मिल रहे थे। फिर धीरे धीरे करके लोगों को पता चला कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो फिर मुझे कॉन्टैक्ट करने लगे पेरेंट्स, और मेरे फ्रेंड्स मुझे रिकमेंड करने लगे कि हाँ ये लड़का है, ऐसा ऐसा है, पढ़ाता है, अच्छा प्रिपरेशन वगैरह करता है UPSC का, तो आप उसको बुला सकते हो। ऐसे ऐसे करके क्या है, रेफरेंस के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, फिर मैं 2000 से धीरे धीरे करके 20,000 25,000 तक जो है मेरा एक मंथ का जो है ट्यूशन का अर्निंग ही सिर्फ होने लगा। और फिर लाइफ जो है मतलब वहाँ पे ठीक ठाक था, अभी मैं अच्छे से खर्चा कर सकता था, सब कुछ खरीद सकता था, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि डेवलप हो गया किस चीज में, अब पूरा मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हो गया किसमें, टीचिंग में, ठीक है। अभी पूरा जो है UPSC का प्रिपरेशन मैं कर रहा था, लेकिन वही कि सब कुछ अभी लाइफ में जो नहीं कर सकते थे वो अभी हम धीरे धीरे करके कर पा रहे हैं। तो टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और मैं जो है बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा था, हर एक सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे करके टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और मैं यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे भी रीज़न यही है कि टीचिंग में इंटरेस्ट था। कोविड के टाइम में सब घर बैठे थे, मुझे लग रहा था यार 20-25 हज़ार कमा रहे थे, अभी जीरो पे आ गए हैं, ठीक है, तो क्या करें। टीचिंग में इंटरेस्ट है, बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों को हम नॉर्मली गूगल मीट के थ्रू पढ़ाने लगे। फिर लगा कि चलो बच्चों को तो मेरा नीड है एक्चुअली, मैं पढ़ाता था ट्यूशन, बच्चे अभी भी मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं कि कुछ ऐसा करता हूं जिससे मैं मेरे जैसे और लोगों को बना सकता हूं। तो मुझे दिमाग में आया कि यूट्यूब में हम RI के ऊपर पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक एक 3-4 महीना तक मैं RI के ऊपर नहीं पढ़ा रहा था। उसके बाद जो है मेरे दिमाग में आया कि मैं मेरे जैसे को कैसे बना सकता हूँ, ठीक है, तो वो है RI, ठीक है। मेरा जैसे इंटरेस्ट चेंज हुआ, मेरे तरफ बहुत सारे हैं ना, नीट ड्रॉप आउट बहुत सारे हैं, और फिर उसके बाद अपना कैरियर को खत्म सोचते हैं। बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नीट नहीं निकाल पाए और सोचते हैं कि कैरियर खराब हो गया, खत्म हो गया। तो कुछ नहीं है, कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैंने वो गैप को फिल करने के लिए फिर RI के ऊपर जो है मैं सब कुछ करने लगा। एक दिन में इवन ऐसा होता था कि मैं सुबह से पूरा शाम तक सिर्फ RI के ऊपर वीडियो बनाता था यूट्यूब में, और तभी जाके आप लोग मुझे जाने, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड टू मेक अदर टीचर्स, ठीक है। मैंने ये चीज को कंटिन्यू किया। तो मैं कहने का मतलब ये है, आपका अगर किसी चीज, देखो 2 चीज है, नीड तो है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का नीड है तो आप जो है उसके लिए काम करो। जैसे मुझे ट्यूशन पढ़ाना नीड था, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे खर्च करने के लिए। घर से मुझे महीने में आई थिंक 5,000 रुपीज मिलता था, ठीक है। 5,000 भी कभी कभी मिलता था, जिसमें जो है मैं जो मेस फी होता है लगभग 2100, हमारे टाइम में 1800 था। इस तरह से कुछ 2000 आई थिंक मैं लेता था, नॉट 5,000, 2000 रुपये मैं लेता था। और वो 1800 से मेस फी में चले जाते थे, 200 रुपये मेरे पास बचता था महीने का खर्च करने के लिए, ठीक है। मैं एक आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं, ठीक है। 2000 मिलता था मुझे, 5000 नहीं मिलता था, 2000 मिलता था। 5000 मुझे पहले मिलता था, ठीक है। 5000 कब मिलता था, 5000 मुझे जब मैं आकाश में नीट का तैयारी कर रहा था, तब मुझे 5000 मिलता था, वो भी हॉस्टल का रेंट देने के लिए, ठीक है। जैसे मैं RI में चला गया, घर वालों को पता चल गया कि 1800 रुपीज़ मेस फी है, और मेस में तो सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, तो ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए।
2000 रुपीज़ मुझे मिलता था महीने में, और वो 1800 रुपीज़ सिर्फ जाता था मेस के लिए, 200 रुपये मेरे पास बचता था। कोई पैसा नहीं है मेरे पास खर्चा करने के लिए, तो ट्यूशन पढ़ाना मेरा नीड था। जब मैं पढ़ाने लगा तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगने लगा वो चीज़, और मुझे फील हुआ कि मतलब ये तो बहुत अच्छा है, एक तो मतलब पैसे भी मिल रहे हैं अपने खर्च के लिए, और बच्चों को इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने जो बच्चों का मतलब इंटरेस्ट भी नहीं था, उनको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी दिलाया धीरे धीरे करके। जब आगे आगे और ज़्यादा ट्यूशन पढ़ाने लगा तो फिर जो है इंटरेस्ट आ गया पूरा इसी प्रोफेशन को, अभी इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कभी भी मतलब एक स्कूल के अंदर भी मैं फॉर एग्जांपल जॉब में हूँ, तो मैं सिर्फ उतने में रहना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कैसे मैं हर एक सब्जेक्ट को या फिर हर एक चीज़ के ऊपर गाइडेंस कर पाऊँ। अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना है। ठीक है, आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना है, कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करना है। बिकॉज इंसान बनाए हैं भगवान ने हमको। ठीक है, मैं आपको अपने स्टोरी में कुछ और चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा हम डाइवर्ट हो गए, लेकिन थोड़ा आपको सीखने के लिए मिलेगा कि मैं जो एग्जाम्स मैंने क्रैक किया, पता है कैसे हुआ है। केवीएस तो रिसेंट है, पहले मैं बताता हूँ। सीटेट का एग्जाम विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन मैंने क्रैक किया। क्यों क्रैक किया पता है? दिमाग में ये चीज़ था मेरा कि आरआई में पढ़ के अगर मैं सीटेट नहीं निकाल पाऊंगा तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। ठीक है, क्या इज्जत रह जाएगा सोसाइटी में। तो मैं ट्यूशन पढ़ाते टाइम में भी कुछ ऐप यूज करके, ठीक है, वहाँ से या कुछ क्वेश्चंस वगैरह, हाँ लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है तो क्वेश्चंस वगैरह जो है मैं पहले से फोटो खींच के रखता था बुक्स में से या फिर कोई ऐप में से, और वहाँ से जो है मैं उसको प्रिपरेशन करता रहता था। ठीक है, प्रिपरेशन करता रहता था और उससे उस तरह से हो गया। फिर उसके बाद यूजीसी नेट का जैसे एग्जाम था तो मैं आपके साथ मतलब यूट्यूब का जो मतलब जर्नी था और जो कोचिंग हम कर रहे थे उसी बीच में यूजीसी नेट एंड गेट वगैरह जो मेरा क्लियर हुआ है, वो भी एक मेरे अंदर एक ये रहता है ना, बच्चों को मैं बता सकता हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ फैमिली नहीं है कि जिनको मैं बताऊंगा कि हाँ मम्मी पापा मेरा ये हो गया, मुझे अभी जॉब मिलेगा 60,000 या 80,000 मुझे सैलरी मिलेगा, उतना नहीं है मेरे पास कि मेरा इंटरेस्ट वहाँ खत्म हो जाएगा। मेरा इंटरेस्ट ये है कि अभी हजारों बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बता सकता हूँ कि आप भी इस तरह से कर सकते हो, आप भी जो है पढ़ाई इस तरह से करके आपको भी ये सब अचीव हो सकता है, आप भी दूसरों को खुशियाँ बांट सकते हो, लाइक दैट। ठीक है, तो ये भी एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। यूट्यूब जर्नी कोविड के टाइम में स्टार्ट हुआ, जब कोविड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी मेरा यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोविड लॉकडाउन हुआ था मार्च के महीने में, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था जून के महीने में। 2-3 महीना सोचा, तुरंत ही मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इडिल नहीं बैठ सकता कोई टीचर, कभी इडिल नहीं बैठ सकता। ठीक है, कोई टीचर कभी खाली नहीं बैठ सकता। ठीक है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ एजुकेशन से रिलेटेड करना ही है, ये हम पढ़ेंगे भी, और जो है रियल लाइफ में भी टीचर्स ऐसे ही हैं। ठीक है, आप एक तो वही बात है कि पैसे की कमी है। ठीक है, पैसे की कमी था उस टाइम में। ठीक है, यूपीएससी का प्रिपरेशन मेरा रह गया है, क्योंकि अभी आप लोगों का प्रिपरेशन नहीं कराएंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो OABS ज्वाइन किया था लास्ट ईयर के जून में। ठीक है, लास्ट ईयर के जून में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया था, लेकिन कभी कभी लक भी जो है आपका साथ नहीं देता है, लेकिन लक बहुत साथ दिया है। नहीं हुआ, अच्छा हुआ। मेरा एक्चुअली क्या है, फर्स्ट ईयर में 2020 में मेरा जॉब हो जाना चाहिए, 2019 में पास आउट था, 2020 में मेरा जॉब हो जाना चाहिए था, 2020-21 के बीच में। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मेरा जॉब हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? मेरे पास सर्टिफिकेट में कुछ फॉल्ट था, सर्टिफिकेट थोड़ा पुराना हो गया था, कुछ 1-2 महीना, जिस चीज़ की वजह से मुझे वहाँ पे नहीं मिला। 1 साल बाद मिला, एंड वो 1 साल जो मुझे जॉब नहीं मिला, ठीक है, दैट हेल्प मी अ लॉट। ठीक है, उस चीज़ की वजह से ही जो मैं यहाँ पे ये सब चीज़ कर पाया। उस 1 साल के अंदर मैंने पूरा वीडियोस बनाए यूट्यूब पे, आरआई के ऊपर कोर्स स्टार्ट किया, बच्चे सक्सेसफुल हुए, और फिर जो है धीरे धीरे करके सब कुछ जो है सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये है, मतलब आपके साथ भी, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों का भी स्टोरी जो है होगा। हाँ, जो अच्छा है, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, हमेशा सोचो, मतलब जो भी होता है अच्छे। देखो उस टाइम में अगर मैं जॉब में चला गया होता तो मैं शायद अभी आप लोगों के पास नहीं होता और इतना सक्सेसफुल हम नहीं हो पाते। लास्ट ईयर अगर मैं जॉब कर रहा होता ना तो मतलब इतना मेहनत नहीं कर पाता। मैंने सुबह शाम दोनों टाइम भी हमने क्लास किया लास्ट ईयर। ठीक है, अभी आज भी देखो फॉर एग्जांपल अभिजीत सर ने 2 क्लास किया। ठीक है, फिर आज एक और क्लास है, तो मेहनत करना पड़ता है टू गेट द सक्सेस। ठीक है, ओके, आप में से बहुत लोगों का स्टोरी भी इंस्पायरिंग होगा। ठीक है, कभी आपके साथ ही बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो आप अगर किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म करोगे, सक्सेसफुल होगा आपका काम, एंड यहाँ पे टीचिंग के करियर में सक्सेसफुल होंगे स्टूडेंट।
ठीक है, स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे। एंड अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस वो बढ़ सकता है, जो मैं आपके साथ भी डिस्कस कर रहा था। तो टीचिंग इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट इन एन ओरिएंटेशन फॉर टीचिंग वर्क, ठीक है, एंड ऑल्सो द कॉम्पिटेंस। देखो टीचिंग वर्क में भी आपका इंटरेस्ट है तो उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा एंड आपका कॉम्पिटेंसी बढ़ेगा। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी, आपके अंदर एबिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट है तो एबिलिटी डेफिनेटली आएगा क्योंकि आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो सिर्फ डिग्री लेने से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं होगा, आपको वहाँ पे आप किस तरह से, ठीक है, किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन, आपके सामने जो सिचुएशन आता है वहाँ पे आप किस तरह से डील करते हो, वही आपका जो है एप्टीट्यूड बताता है, ठीक है, क्लियर। एंड वही आपका क्लू देता है कि टीचर कितना इंटरेस्टेड है उसके प्रोफेशन में, ठीक है। तो टीचिंग इंटरेस्ट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। जितना ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्ट है पढ़ाने का, उतना ज़्यादा जो है एप्टीट्यूड भी आपके अंदर डेवलप होगा, ठीक है। सो टीचिंग स्किल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आप, उतना अच्छा स्किल्स आपके अंदर डेवलप होगा, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, आपका सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज, आप कैसे एलाबोरेट कर रहे हो, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कैसे आप लिंक कर पा रहे हो, कहाँ आपको हाई बोलना है, कहाँ लो बोलना है, ठीक है, कहाँ बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन करना है, वो स्किल है, टीचिंग स्किल है, वो भी डेवलप होगा आपके अंदर, ठीक है। सो देखो क्लास में हर एक बच्चा डिफरेंट एंटिटी होता है, डिफरेंट यूनिट होता है, ठीक है। तो उनके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनका फिजिक, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, इंटरेस्ट अलग अलग है और हर एक बच्चे का ना खुद का ओन प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको सबका एक आइडियल बनना पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरा चीज है क्लास में क्या है, डाइवर्सिटी है, सब बच्चा अलग अलग है, तो इस डाइवर्सिटी को डील करना ना एक क्वाइट डिफिकल्ट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है इसको डील करना। कोई भी बुक या कोई भी आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं बता सकता कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आज एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल RIC के एक साल में आया कि एक बच्चा जो है लाइक उसका क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर में है, सॉरी फर्स्ट फ्लोर में है, उसका पैर टूटा हुआ है, कैसे लेके जाओ। ये फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन आपके सामने आपने फेस किया। कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, एक बच्चा सिगरेट पी रहा है, एक बच्चा जो है किसी को छेड़ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ सकता है। तो आप उसको कैसे डील करोगे, किसी भी बुक में वो नहीं लिखा होगा, कोई भी बुक में वो नहीं लिखा होगा, तो उसको कैसे डील करते हो, वो आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस, ये ही आपको जो हेल्प करेगा उन सिचुएशन को डील करने के लिए, ठीक है। ये डाइवर्स एक्सपीरियंस जो क्लास में होते हैं, स्कूल में होते हैं, उसको डील करने के लिए आपका सिचुएशन, हाँ सिचुएशन रिएक्शन आपका होगा, मतलब आपका डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आप जो है वहाँ पे रिएक्ट करोगे, ठीक है। सो आपको ही वो चीज सॉल्व करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, यही आपको हेल्प करेगा इन सब सिचुएशन को डील करने के लिए, ठीक है। एंड टीचिंग स्किल क्या होता है, द विजन एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट टीचिंग इज द टीचिंग स्किल, ठीक है। हायर द लेवल ऑफ टीचिंग स्किल पोजेस्ड बाय अ टीचर, मोर सक्सेसफुल ही वुड बी, ठीक है, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे जितना ज्यादा आपके अंदर स्किल है, ठीक है। देखो किस तरह का प्रॉब्लम स्कूल के अंदर आता है, आएगा कोई नहीं बता सकता, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ सकता है। तो वहां पे आपको कोई भी लर्न टेक्निक जो आपने सीखा हुआ वो आपको हेल्प नहीं करने वाला, वहां पे आपको अपना एबिलिटी, ठीक है, उन जो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उनको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। हेंस द टीचर मस्ट हैव द एबिलिटी टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस। एंड देखो कभी कभी क्या होता है ना, दो सिमिलर दिखने वाले सिचुएशन के लिए भी अलग अलग रीजन हो सकता है, टू डिफरेंट रीजन हो सकता है, तो कैसे आप डील करोगे ये सिर्फ आपके ऊपर है, उनका डील करने का जो तरीका वो अलग अलग होगा, एंड कैसे डील करोगे ये आपके ऊपर है, ठीक है। आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सोल्यूशन किस चीज में, किस प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर है, फिट होगा, ठीक है, ठीक है। आपको कोई बुक, आपको कोई एडवाइजर, कोई असिस्टेंट जो है हेल्प नहीं कर सकता, आपके सामने ही सिचुएशन आएगा तो आपको ही पहले हेल्प करना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल के पास लेके जाना, ठीक है, पेरेंट्स को कंप्लेन करना, ये सब जो है लास्ट रिजॉर्ट है, प्रिंसिपल के पास लेके जाना या पेरेंट को बोलना ना, ये सब लास्ट में हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले आप खुद डील करोगे, ठीक है, टीचर को खुद वहां पे सिचुएशन को डील करना पड़ता है, एंड ये सब लास्ट रिजॉर्ट है। आप अगर आपसे नहीं बनता तो उनके पास जाओगे, नहीं तो आपको हमेशा सबसे पहले डील करना पड़ेगा सिचुएशन को, ठीक है, ओके। सो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, अलग अलग एनवायरनमेंट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो अंडर ए पर्टिकुलर सिचुएशन डिफरेंट स्टूडेंट्स में गिव डिफरेंट रिएक्शन,
ठीक है, टू ए गिवन सब्जेक्ट और इशू अलग अलग रिएक्शन दिखाएंगे, तो उनको इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्किल होगा टेस्ट, स्किल का टेस्ट होगा यहाँ पे। अगर सारे बच्चे समझ रहे हैं तो आपका स्किल सही है, नहीं समझ रहे तो आपका स्किल जो है रॉन्ग है, आपको रीटीच करना पड़ेगा या अपने आप को री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इवैल्यूएशन एक डिसिसिव एलिमेंट है, आप कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो कि आप सही पढ़ा रहे हो या गलत पढ़ा रहे हो। अगर आपने गलत इवैल्यूएशन किया तो फिर बच्चों को वहाँ पे नुकसान होगा। आपको इवैल्यूएशन प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, आपका पढ़ाया हुआ टेक्निक या चीज बच्चों को हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन द दिस थिंग कि आप कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो क्लासरूम में बच्चों का नॉलेज को, एंड वो कैसे सबसे इंपॉर्टेंटली आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो। वो इवैल्यूएट करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में, जिस चीज की वजह से आप जो प्रॉपर इवैल्यूएशन कर सकते हो एंड आपको पता लगेगा कि बच्चे कितना जो है सीखे वो चीज को। तो डिस्कशन मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिससे एक्टिव पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, सो आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस, आपका जो है इंटेलिजेंस, आपका इंटरेस्ट ही, नॉलेज, एप्टीट्यूड, यही आपको सेव करेगा हर एक सिचुएशन में, जो है आपको बचाएगा या सिचुएशन को डील करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, देखो आपको एज ए टीचर आपको ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो आपके सामने टीचिंग फील्ड, टीचिंग इंटरेस्ट लिमिटलेस है, क्योंकि बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आपके सामने, सिचुएशन आपके सामने आएंगे, तो इसलिए उनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा जो है चीज आपके सामने आएगा। तो ये जो फील्ड है टीचिंग इंटरेस्ट वाला फील्ड, ये लिमिटलेस है। ठीक है, तो लेकिन आपको या आपका एप्टीट्यूड को हम लोग कैसे जज कर सकते हैं, गॉज कर सकते हैं। गॉज मतलब एक तरह से जज करना। ठीक है, सो इट कैन बी गॉज्ड बाय लर्निंग अबाउट डिस्क्रिशनरी एबिलिटी। टीचर के पास ना कुछ कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्रिशनरी एबिलिटी होता है। डिस्क्रिशनरी एबिलिटी मतलब है कि ऑटोनॉमी है, आपके पास पावर है इन सब चीज को डील करने के लिए। तो वो सब क्या है? ठीक है, पहला चीज है कि जो बच्चों के अंदर चाइल्ड लाइक टेंडेंसी है, चाइल्ड लाइक टेंडेंसी जो स्टूडेंट्स के या चिल्ड्रन के, लिटिल चिल्ड्रन के अंदर है, उसको आप कैसे डील करोगे। ठीक है, उसको आप कैसे डील करोगे, ये एक आपके अंदर डिस्क्रिशनरी एबिलिटी है। ठीक है, आपको खुद से डील करना पड़ेगा एंड आपको ऑटोनोमस पावर दिया गया है, यू हैव द ऑटोनॉमी। लेकिन ठीक है, आप जैसे चाहो इनको डील कर सकते हो, जैसे चाहो इन चाइल्ड लाइक टेंडेंसी को डील कर सकते हो, बट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर है। ठीक है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सक्सेस। इसलिए टीचर्स जो स्टूडेंट्स के फेलियर को टीचर्स का फेलियर माना जाता है एंड स्टूडेंट्स का सक्सेस को टीचर का सक्सेस माना जाता है, बिकॉज आपके पास ऑटोनॉमी है उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, सेकंड थिंग, द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। अलग अलग एरिया, अलग अलग चीज के टाइम, अलग अलग समय पे बच्चों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप बनेगा, इसके लिए भी आपके पास ऑटोनोमस पावर है। ठीक है, आप उनके साथ कैसा रिलेशनशिप डेवलप करते हो, जिस तरह का रिलेशनशिप आप डेवलप करोगे बच्चों का जो है रिजल्ट उस तरह से आपका होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो आइडियल रिलेशनशिप क्या होता है, आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अप टू ए सर्टेन लिमिट, इसलिए जिसको हम लोग फादर लाइक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, यस, फादर लाइक रिलेशनशिप हम लोग इसको बोलते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं कि आप जो है एज ए गाइड वहाँ पे रहोगे, एज ए फिलोसोफर वहाँ पे रहोगे, उनको जो है गाइडेंस प्रोवाइड करोगे। ठीक है, एंड एक चीज बोलते हैं हम लोग फैसिलिटेटर, आपका रोल, ये सब रोल जो है यहाँ पे बच्चों के साथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज टू द व्यू पॉइंट ऑफ टीचर टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ आप कैसे डील करोगे। ठीक है, द मेथड ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ आप कैसे डील करोगे, ये सब के लिए आपको ऑटोनॉमी दिया गया है। ठीक है, व्हाई द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिसिप्लिन इज क्रिएटेड। क्यों डिसिप्लिन में भंग करते हैं बच्चे, डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन क्यों करते हैं। ठीक है, इनडिसिप्लिन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, डायग्नोसिस कैसे करोगे, एंड रेमेडी, ठीक है, इसका रिमूवल और रेमेडी कैसे प्रोवाइड करोगे, ये सब चीज भी आपके ऊपर है। बच्चों को होमवर्क कैसे दोगे, इन होमवर्क का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, किसको किस तरह का होमवर्क देना है, कितना होमवर्क देना है। ठीक है, जिससे बच्चों का बेनिफिट होगा, ये सब चीज के लिए भी आप ऑटोनॉमी आपके पास है। ठीक है, लेकिन यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, स्टूडेंट्स कैसे कंप्लीट करेंगे या नॉन कंप्लीशन के बाद आप उनको क्या जो है किस तरह का जो है इनको पनिशमेंट दोगे या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दोगे। ठीक है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। एंड टीचर का पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड को शो करने के लिए। इन सब केसेस में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जज किया जाता है या गॉज किया जाता है। ठीक है, मतलब आपको देखा जाता है आप कैसे इन सारे चीज को डील करते हो। उसके साथ साथ आप जो है प्रिंसिपल एंड अदर टीचिंग स्टाफ के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, इसको भी देखा जाता है। ठीक है,
टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करते हो, एंड अप्रोप्रिएट कब कब इसको यूज करना चाहिए या अप्रोप्रिएटली कैसे यूज करना चाहिए, इसको कैसे देख के यूज करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वेरियस टीचिंग स्ट्रैटेजी, जो डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजी है, डिस्कशन मेथड है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजी पढ़ाने का तरीका जो होता है, उसको आप कैसे यूज करते हो एंड उनका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है आपके आंखों के सामने, ठीक है, और कैसे आप उनको इफेक्टिवली यूज करते हो, ये भी आपके ही ऊपर है, ठीक है। यूजफुलनेस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स का मतलब तो आप जानते हो कि टीचिंग का कुछ प्रिंसिपल्स होता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड उनको यूज करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैक्सिम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब चीज को कैसे यूज करते हो वो भी जो है आपको आपके पास ही उसका पावर है, आप किस तरह से यूज करते हो। तो यहाँ पे 10-12 प्रिंसिपल एंड 10-12 मैक्सिम्स है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इफेक्टिव यूज ऑफ अदर स्टडी मटेरियल देन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक तो है लेकिन टेक्स्ट बुक को छोड़ के जो दूसरा स्टडी मटेरियल है आप उनको कैसे यूज करते हो एज ए टीचर, एंड बच्चों को कैसे क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव एंड क्यूरियस बनाते हो, वो भी आपके ऊपर ही उसका जिम्मेदारी है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये भी कीवर्ड है, क्रिएटिव एंड क्यूरियस, ठीक है। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड, चार्ट, ग्राफ एंड टीचिंग एड का, ठीक है, डिफरेंट जो टीचिंग एड होता है उनको कैसे यूज करते हो। देन रियलाइजेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव को कैसे रियलाइज करते हो, प्लान टीचिंग कैसे करते हो, एंड जो है इनका जो रीटीच वगैरह या रीइवैल्यूएट कैसे करते हो, सब चीज के ऊपर आप जो आपको फुल पावर दिया गया है, बट आपके पास एक जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इसीलिए एक टॉपिक जो है आप जो है पढ़ोगे जब जैसे ही आप बीएड करने के लिए जाओगे आरआई में, ठीक है, तो आपको एक टॉपिक मिलता है, पेपर मिलता है जिसका नाम है ऑटोनॉमी एंड आपका होता है अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अकाउंटेबिलिटी भी होता है, आप जो कर रहे हो उसके लिए आप ऑटोनोमस हो, ठीक है, आपके पास फुल पावर है, लेकिन गलती होगा तो यू आर अकाउंटेबल, ठीक है। यहाँ पे ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इसको बोलते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी पूरा इसके ऊपर पूरा पेपर होता है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा पेपर होता है। अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, देखो, ड्यू टू डिफिकल्टीज इन द इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग थ्योरीज, एजुकेशनिस्ट आर मोस्टली कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल रादर देन थ्योरी। देखो थ्योरीज क्या है, थ्योरी तो आप जानते हो कि मैं फॉर एग्जांपल कुछ बोलता हूं तो मेरे नाम पे एक थ्योरी हो जाएगा, आप कुछ बोलते हो तो आपके नाम पे एक थ्योरी हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी तो सबका एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है, इसीलिए एजुकेशन में कोई थ्योरी ज्यादा यूज नहीं करते हैं, टीचिंग में हम लोग प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। एजुकेशनिस्ट ने थ्योरी ना यूज करके प्रिंसिपल का यूज किया, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं रियल लाइफ के साथ हम लिंक करना, ठीक है, कनेक्टिंग विद रियल लाइफ भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग विद रियल लाइफ सिचुएशन बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, कुछ डेफिनेट एम के साथ होगा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ठीक है, इस तरह से आपका बहुत सारा प्रिंसिपल्स है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, देखो टीचर शुड गेट हिज पीपल इन्वॉल्व फिजिकली इन हिज टीचिंग एज मच एज पॉसिबल, मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हो तो आप वहां पे बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाओगे, क्या बनाओगे, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाओगे, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाओगे, बच्चों को क्या बनाओगे, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाओगे। इसके साथ साथ वहाँ पे उनका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कराओगे। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, उनसे कुछ एक्टिविटी कराओगे, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट उनसे कराओगे, या फिर उनको कुछ प्रोजेक्ट दोगे जिससे वो इन्वॉल्व हो एंड उससे उनका मैक्सिमम सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, फिजिकल मेंटल दोनों इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बच्चों को आपका चाहिए। तो कुछ काम कराओगे, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाओगे, सिर्फ उनको कुछ काम कराओगे, एक्टिविटी प्रैक्टिकल्स उनका वहाँ पे कराओगे, क्लियर। तो मैकडूगल ने बोला था एवरी चाइल्ड हैज नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्यू टू दिस इंस्टिंक्ट ही इज ऑल द टाइम इन एक्शन डूइंग वन थिंग और अदर, कुछ ना कुछ काम जो है बच्चे करते रहते हैं। अगर आप बच्चों को ऐसे ही बिठा दोगे ना तो भी एक दूसरे से बात करेंगे या कुछ ना कुछ खेलते रहेंगे या कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, बच्चे कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहते हैं। तो इफ ए टीचर, ठीक है, इफ ए टीचर डू और डज नॉट गेट हिम इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी, ही विल हिमसेल्फ डू समथिंग विदाउट पर्पज। अगर आप बच्चों को ना
कोई भी काम नहीं दोगे, कोई होमवर्क या कोई भी क्लास वर्क नहीं दोगे, और ऐसे ही आपने बच्चों को छोड़ दिया तो एक दूसरे से बात करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, इनडिसिप्लिन डेफिनेटली क्रिएट होगा। इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए आप हमेशा बच्चों को इन्वॉल्व करो या उनको हमेशा कुछ ना कुछ काम में एंगेज करो, ठीक है, उनको एंगेज कराना है कुछ ना कुछ काम में, ताकि वो एक्टिव रहे, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहे एंड कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करते रहे। दूसरा एक्टिविटी आपका है, ठीक है, हाँ देखो एक्टिविटी दो तरह का हो सकता है, मेंटल और फिजिकल, दोनों एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी में आपका देखो, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, आई प्रेफर ऑन मेंटल वंस, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है। आपको क्वेश्चन पूछेगा फॉर एग्जांपल व्हिच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड मोर, तो फिजिकल एक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज ऑलरेडी कंसर्न विद मेंटल एक्टिविटी। नॉलेज गेन करना मेंटल एक्टिविटी है, कॉग्निटिव नॉलेज है, कॉग्निटिव प्रोसेस है नॉलेज को गेन करना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड विद एन एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन फॉरगेट ए स्टोरी रेड इन ए बुक आफ्टर 1 or 2 years। कोई भी बुक, फॉर एग्जांपल नर्सरी के जो टाइम में आपने स्टोरी सुना था, अभी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। बट वी डू नॉट फॉरगेट द स्किल ऑफ साइकिलिंग, ठीक है। आप बचपन में आपने साइकिलिंग सीखा था, तो आप अभी भी आपको याद है, लेकिन आपको 2 साल पहले कोई किसी ने कोई स्टोरी सुनाया था, आप उसको भूल जाओगे, क्योंकि वो क्या था, वो मेंटल था, ठीक है, वो मेंटल एक्टिविटी था। लेकिन साइकिलिंग करना क्या है, फिजिकल एक्टिविटी, आप उसको नहीं भूलोगे, स्विमिंग करना नहीं भूलोगे। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी को हम लोग ज्यादा जो है प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि उससे मैक्सिमम सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, एंड जिसमें मैक्सिमम सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक जो है आपके साथ जो है रहता है, ठीक है। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ओके। देखो तो हाँ, so if a teacher wants to make knowledge fixed into the minds of the learner, he must supplement theoretical knowledge with practical one। अगर आप चाहते हो कोई नॉलेज बच्चों के अंदर दिमाग में रह जाए, फिट हो जाए, तो आपको कुछ प्रैक्टिकल काम कराना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ताकि उस चीज को वो लॉन्ग टर्म तक याद करे, ठीक है। Even history can be taught in an interesting way by doing some activity। लाइक आप क्या कर सकते हो, एक स्टेज बना दिया आपने, एक ड्रामा कराते हो बच्चों से, रोल प्ले कराते हो, तो हिस्ट्री को भी बहुत दिन तक बच्चे याद कर सकते हैं अगर आपने रोल प्ले कराया हो है तो, ठीक है। हमने जो आप जो मूवी देखते हो, आप उस मूवी को इजीली नहीं भूलते हो, जो भी बहुत अच्छा मूवी होता है, रोल प्ले होता है, आप उसको याद करते हो बहुत दिन तक, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका मैक्सिमम सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। जो आपने खुद किया है उसको नहीं भूलोगे जल्दी आप, ठीक है, क्लियर, ओके। देखो बहुत सारे मेथड है, मोंटेसरी मेथड, किंडरगार्टन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब हम लोग कुछ करते हैं उस चीज में, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट या कुछ ना कुछ काम बच्चे वहां पे करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग इसको कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी तो लर्निंग बाय डूइंग, इसका हमने बोल के एंड किया कि जो भी कुछ कर रहे हो, सीख रहे हो, तो वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग आपका होना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है आपको सीखना है, करके कुछ काम करके सीखना है। सेकंड जो चीज है तुम्हारा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। According to this principle, a teacher should teach in his class only when students take interested in him। देखो ये इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आया है पूरा, ठीक है, जो मैं अभी बोला इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आया है। आप बच्चों को तभी पढ़ा सकते हो जब बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं है, स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट बताता है। बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उनको नहीं पढ़ा सकते हो, तो पढ़ाने के लिए पहले बच्चों का इंटरेस्ट लाओ, फिर आप उनको पढ़ा सकते हो, क्लियर, ओके। तो आपको पहले इंटरेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, अराउज करना पड़ेगा, या जो जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे जनरेट कर सकते हो, टेल द स्टूडेंट्स दैट द एम ऑफ देयर लाइफ। फॉर एग्जांपल मैंने अपना स्टोरी फॉर एग्जांपल आपको बताया, आपको डेफिनेटली थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, या आपको थोड़ा सा लगा हो कि हाँ हम भी कर सकते हैं, या फिर हम भी मेहनत करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला है। या फिर आप किसी भी जो है महापुरुष को देखते हो, तो वहाँ पे भी आपको उनके तरह बनने का, ठीक है, मन करता है, ठीक है, मैं भी मेहनत करके इस तरह से बन सकूंगा या बन सकूंगी, ऐसा सोचते हो। तो आप बच्चों को भी सेम इस तरह से करोगे, ठीक है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल अपना स्टोरी सुना के मोटिवेट किया कि मुझे हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है, मुझे अपने हमेशा कुछ ना कुछ करना है जिससे मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड कर सकूँ, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में कर सकूँ, ठीक है, अलग अलग लाइक डोमेन्स में कर सकूँ। यस, लाइफ लॉन्ग लर्नर हमको बनना है, तो उसके लिए जो है आपको हमेशा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इफ दिस इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, आपको पहले आपके अंदर जो आपको करना है पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर बच्चों के अंदर वो क्रिएट कर सकते हो। तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंटरेस्ट इन लाइक आप उनको अपना एम बताओगे, ठीक है,
आपका जिंदगी का एम क्या है, पहले वो सोचो। बच्चों को ऐसा बोलोगे, बच्चे सोचेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ कहानी सुनाओगे मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। टेल देम हाउ यूजफुल दे आर फॉर द कंट्री, उनको बताओगे कि आपका कैसे इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बहुत सारे क्लास में बोलता हूँ, टीचर जो होते हैं नेशन मेकर बोलते हैं, ठीक है। टीचर को क्या बोलते हैं, नेशन मेकर बोलते हैं। तो आपको जैसे ही मैं ये बोलता हूँ, आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलता है कि हाँ टीचर बनने से बहुत ज्यादा हम लोग जो है सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको भी मन करेगा, ठीक है। ये चीज होता है। बच्चों को भी कुछ बोलोगे कि आप सोसाइटी का इनहेरेंट पार्ट बनोगे, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनोगे, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करोगे, तो बच्चों को अपना इंपॉर्टेंस फील होगा, यस रेस्पेक्ट फील होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट, काम करेंगे अच्छे से। उनके अंदर ना क्यूरियोसिटी डेवलप कराओगे, ठीक है, क्यूरियोसिटी डेवलप कराओगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। क्यूरियस लर्नर बनोगे तो आपको बहुत सारी चीज मिलेगा। उनको क्या है ना, आपको रीइंफोर्समेंट करना है। आपको कभी कभी ना चॉकलेट्स देना है क्लास में, कभी कभी जो है आपको उनको कुछ पार्टी देना है, टी पार्टी देना है, या कोई भी चॉकलेट पार्टी देना है, जिससे बच्चे पढ़ने के लिए और ज्यादा क्यूरियस होंगे, ठीक है। मैं अच्छा आंसर करूंगा तो मुझे टीचर जो है इस तरह से रीइंफोर्समेंट करेंगे, इसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज है, रीइंफोर्समेंट देने से क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी और ज्यादा बढ़ता है बच्चों के अंदर, ठीक है, वो मोटिवेट होते हैं। यस, गिव रिवॉर्ड टू देम, ठीक है, क्लियर। तो ये हो सकता है, क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे बच्चों के अंदर। और हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही बच्चों को बता देंगे कि आप जो कर रहे हो या पढ़ रहे हो उससे आपको क्या रिजल्ट निकलेगा। आप लोग ऐसे मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये करने के बाद क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ, आरआई क्यों जाना चाहिए। आरआई में आप जाओगे तो इस तरह का बेनिफिट मिलेगा, मैंने आपको पहले बता दिया। एक तरह से लुक्रेटिव भी चीज है, आपको मैंने क्या किया, आकर्षित किया कि आप जो है आरआई में जाओगे तो आपको जो है कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, आपको नेशनल लीडर्स के साथ जो है इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, आपको जो है बहुत सारे सेमिनार्स, इवन एनईपी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज आपको करने का मौका मिलेगा। तो आपको एक तरह से क्या है, आपको एक तरह से अट्रैक्शन स्किल, हाँ 100% प्लेसमेंट है, तो आपको यहाँ पे एक तरह से क्या अट्रैक्शन है आया, फिर आप मेहनत करोगे, आपको एक रिवार्ड मिल रहा है ना, आपको एक रिवार्ड का लालच है ना, फिर आप जो है ज्यादा मेहनत करोगे। सिमिलरली बच्चों के साथ भी वैसा ही होता है। बच्चों को बोलोगे 10th क्लास में अगर आप टॉपर बन गए, 90% क्रॉस कर लिए, तो आपको एक साइकिल मिलेगा, बच्चा मेहनत करेगा, भले वो 90% ना लाए लेकिन मेहनत करेगा, ठीक है। और जो है आप खुशी खुशी उसको साइकिल दे दोगे तो और ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक है। यही चीज होता है बच्चों के साथ भी, जैसे उनको थोड़ा सा आप जो है लुक्रेटिव ऑप्शन दोगे, मेहनत करेंगे और क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी उनका डेवलप होगा। तो रिवार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस यस, हाँ वेरी गुड भी बोलोगे तो और ज्यादा वो जो है मोटिवेटेड होंगे और अच्छा से रिजल्ट करेंगे। तो टीच द सब्जेक्ट। यस, क्या हाँ हाँ, कैश प्राइज रख सकते हो, ठीक है, साइकिल दे सकते हो, चॉकलेट दे सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी आप बच्चों को डेवलप कराने के लिए उनके क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को करना चाहिए, आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टीच द सब्जेक्ट मैटर। यस, क्या, एक और बार बोलो। नहीं नहीं, देखो अगर आपको आप बच्चों को सिर्फ 90% लाना है ये बोलोगे तो बच्चा प्रेशराइज होगा। लेकिन आप बच्चों को ये बोलोगे अगर तुम 90% मार्क्स लाते हो तो आपको जो है कुछ जो उसका मतलब उसको नहीं चाहिए उतना ज्यादा, लेकिन उसका एक लाइक मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है, साइकिल उसको चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो चाहता है कि उसके पास एक साइकिल हो, लेकिन उतना ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे तुमको साइकिल मिलेगा तो वो मेहनत करेगा, ठीक है, प्रेशराइज नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब प्रेशराइज होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, रिवार्ड का बहुत सारा पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। इसके ऊपर बहुत सारा थ्योरी है, आप जैसे बीएड करोगे ना तो आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा। थ्योरी का नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसे थ्योरीज है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, जहाँ पे क्या होता है कुत्ता को बेल बजाने के बाद खाना देते हो, ठीक है। तो जब भी बेल बजता है कुत्ता सेलिब्रेट करेगा, बेल इसीलिए बजा क्योंकि मुझे खाना मिलने वाला है, ठीक है। उस तरह से एक रेड लीवर दबाएगा तो उसको खाना मिलेगा, ऐसा स्टोरी है। मतलब वो मेहनत करेगा लीवर दबाने के लिए, ठीक है, या उसको इसको पिंजरे में भर दो और उसको कैसे खोलते हैं वो बता दो, ठीक है, वो खुद से खोल के बाहर निकल आएगा। ऐसे थ्योरीज आप पढ़ोगे जैसे आप बीएड ट्रेनिंग में। तो वो क्यों करेगा, प्रेशराइज फील नहीं करेगा, इसीलिए करेगा, उसको नीड है, वो चाहिए, ठीक है, ऐसा भी होता है। हाँ, हमारे ह्यूमन के केस में थोड़ा सा प्रेशराइज आप बोल सकते हो आजकल के ज़माने में, लेकिन ज़्यादातर ये पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देता है, बहुत कम के केस में नेगेटिव देता है, ठीक है। हाँ, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं तो नेगेटिव होगा, नहीं तो अगर आपने ऐसे बच्चों को हंसी खुशी ये चीज़ बोला है तो वो उसको एज ए चैलेंज की तरह लेते हैं, नॉट एज ए प्रेशर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, आप क्या कर सकते हो,
एम कंटेंट सब बता सकते हो बच्चों को, ठीक है। देन आईसीटी एंड डिफरेंट टीचिंग एड का यूज कर सकते हो एंड लेसन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, इंटरेक्टिव बना सकते हो। ये सब चीज करके जो है आप इंटरेस्ट जो है जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो एक आईसीटी का एक पार्ट है, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के जगह पे मैं अगर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो वो एक आईसीटी का पार्ट है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में पढ़ा रहा हूँ तो आईसीटी का पार्ट है। मैं आपको गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो वो एक आईसीटी का पार्ट है। जिसमें वो लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो एक जो है तुम्हारा आईसीटी का पार्ट है, ठीक है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एम, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट, हाँ लिंकिंग विद लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ तुम्हारा लिंकिंग विद लाइफ। आप कैसे लिंक कर सकते हो अपने लाइफ के साथ? देखो, इट हैज बीन सीन दैट एवरी चाइल्ड लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड। हर एक जो है बच्चा अपना खुद का दुनिया में रहता है। तो अगर आप पढ़ाते टाइम उसको अपने जिंदगी के बारे में बताओगे तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा, ठीक है। child takes interest, children takes interest in those activity और those object जिनका उनके साथ डायरेक्ट लिंक होगा। एक ट्राइबल बच्चे के पास जाके आप उसको ट्रेन के बारे में या हेलीकॉप्टर के बारे में या टाउन का लाइफ के बारे में बताओगे तो बिल्कुल अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्ट नहीं होगा उस चीज में, ठीक है। तो उसको उसका लाइफ के हिसाब से एग्जाम्पल दोगे तभी वो उसको लिंक कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ओके, सो जैसे ही हमको उनको रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं वो जल्दी फास्टर सीखते हैं वो चीज को, क्योंकि वो तुरंत लिंक कर लेते हैं। हाँ टीचर ये बोल रहे हैं इस तरह से मछली मारते हैं, ट्राइबल फॉर एग्जांपल मान के चलो, इस तरह से जो है हमको शिकार करना है, तो बच्चे जो है उसको जल्दी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इससे फास्टर एक्सपीरियंस होता है, फास्टर लर्निंग होता है, ठीक है। एंड जो भी न्यू एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, हमेशा न्यू एक्सपीरियंस को हमको ओल्ड के साथ लिंक करके आगे बढ़ना है। जो भी हम लोग सीखते हैं फॉर एग्जांपल, हमेशा उस चीज को हम ओल्ड के साथ लिंक करके सीखते हैं, ठीक है। इससे लॉन्ग टर्म लर्निंग भी होता है एंड जो है हम लोग धीरे धीरे करके उस चीज में और ज्यादा कॉम्पिटेंट भी बनते हैं। सो द ओनली प्रॉब्लम हियर इज दैट if a teacher is fully acquainted with the background of pupil, only then he can use this principle. देखो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम होता है, इसलिए बोलता है ना, आपको बैकग्राउंड जानना पड़ता है बच्चों का। पढ़ाने से पहले क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन पूछता है बच्चों को। पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको बच्चों का बैकग्राउंड जानना होता है। क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो बिफोर टीचिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर उनका हर एक तरह का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, ये सब आपको जानना पड़ेगा, तभी आप उनको अच्छे से पढ़ा सकते हो। सोशल बैकग्राउंड नहीं जानोगे तो रियल लाइफ के साथ एग्जांपल भी नहीं दे पाओगे। तो पहले प्रीवियस नॉलेज के साथ या बैकग्राउंड के साथ बच्चों का एक्वाइंट होना पड़ता है टीचर को खुद से, फिर ये सब चीज को आप उनको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा चीज होता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, ठीक है। एक डेफिनेट एम होता है पढ़ाने का, एक डेफिनेट एम होना चाहिए। आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो इनके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि आप क्यों पढ़ा रहे हो। टीचिंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर बिफोर द टीचर प्रायर टू टीचिंग, ठीक है। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बच्चों को भी क्लियर कर देना चाहिए। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव आपको सुइटेबल टीचिंग स्ट्रैटेजी चूज करना पड़ेगा। मुझे अगर ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल पता है कि मुझे आज जो है ज्यादातर कॉन्सेप्ट बताना है, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस अपने साथ नहीं लाऊंगा। लेकिन मुझे अगर आज रिवीजन करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादातर क्वेश्चंस लेके आऊंगा और आपसे इवैल्यूएट करूंगा डिस्कशन मेथड के थ्रू, ठीक है। ये चीज होता है आपका, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ, इसलिए आपके दिमाग में पहले एम होना चाहिए कि क्या करना है। एम के हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव, एम और ऑब्जेक्टिव सेम चीज है, ठीक है। एम जो है ऑब्जेक्टिव सेम चीज है। ऑब्जेक्टिव अगर आपके दिमाग में है तभी आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या फिर आप जो है एक प्लानिंग कर सकते हो, या लेसन प्लान बना सकते हो कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो ये डेफिनेट एम आपका होना चाहिए, ठीक है। द पर्पज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आप पोएट्री पढ़ा रहे हो, द पर्पज ऑफ पोएट्री टीचिंग इज द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। पोएम को अप्रिशिएट करना, प्रोनाउंसिएशन को, रिदम को अप्रिशिएट करना होता है, ठीक है। if comprehension is the aim of poetry teaching, then vocabulary and sense of perception को आप ज्यादा एम्फासाइज करोगे। तो पोएट्री टीचिंग फॉर एग्जांपल पोएट्री पढ़ा रहे हो तो किस चीज को एम्फासाइज करना है पहले से पता है, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कर पाओगे, ठीक है। सो ए टीचर मस्ट नो व्हाई ही हैज टू डू ए पर्टिकुलर थिंग इन द क्लास बिफोर एक्चुअली डूइंग दैट एक्टिविटी। कुछ काम करने से पहले दिमाग में होना चाहिए कि आप क्यों ये इस तरह का टेक्नोलॉजी या फिर स्ट्रैटेजी या प्लानिंग का यूज कर रहे हैं,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में सेट है तो आप स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग तो बना सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग बना के उसके अकॉर्डिंग जो है कंटेंट का सिलेक्शन या एग्जाम्पल का सिलेक्शन कर सकते हो। बच्चों को क्या कंटेंट पढ़ाना है, क्या एग्जाम्पल देना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, कंटेंट इज सिलेक्टेड इन द क्लास कीपिंग इन द व्यू ऑफ लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सिर्फ मतलब बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे उतना नहीं है, बच्चों को अच्छा सिटीजन बनाना है, बिकॉज ये स्टूडेंट सेंटर तो है, सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम भी है। अच्छा सिटीजन बना तो लार्जर ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में होना चाहिए। सो बहुत सारे इररिलेवेंट लेसन भी होंगे, ठीक है, विच आर नॉट यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली मेनी सच थिंग्स देयर मे बी इन द टेक्स्ट बुक विच डू नॉट पेस विद द लेवल ऑफ द लर्नर। उस केस में उन इररिलेवेंट थिंग्स को एंड जो गैप बच्चों के अंदर हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, उसको आप समझाओगे। इररिलेवेंट थिंग्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करके जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उसको लिंक कराओगे, ठीक है, उनको समझाओगे। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि द टीचर सिलेक्ट ओनली दैट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर व्हिच मैच द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको उसी पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा और जो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बच्चों का जो लेवल है उससे हायर जो है कंटेंट कभी नहीं चूज करना है। क्लास 5 के बच्चे तो क्लास 5 के हिसाब से कंटेंट चूज करना है, क्लास 10 का नहीं। तो सिलेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए, रिलायबल एंड एक्यूरेट कंटेंट आपको लेना है। ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट चूज करना है बच्चों को पढ़ाते टाइम। मीनिंगफुल होना चाहिए, वो चीज मीनिंगफुल होना चाहिए जो आप पढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, if a teacher decide that his students should score 90% mark in the examination, he will select all those part which will enable the students to score 90%। अगर आप चूज करते हो कि आप अगर डिसाइड करते हो कि बच्चों को 90% से ज्यादा दिलाना है, आप सारे चीज को उन सारे चीज को जो है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर या फिर आपके पढ़ाने का टाइम उन सारे चीज को इंक्लूड करोगे जिससे बच्चों का 90% से ज्यादा मार्क्स डेफिनेटली आएगा। ठीक है, सिर्फ बच्चों को पास कराना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को पास कराना है। हाँ, मेंटल एज का मतलब होता है उसका मेंटल कैपेसिटी, आईक्यू के अकॉर्डिंग तुम्हारा एज होता है। ठीक है, मेंटल एज, आईक्यू कम है तो मेंटल एज तुम्हारा उस हिसाब से कम होगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर सिर्फ बच्चों को आपने डिसाइड किया बच्चे 35% या 40% लाएंगे या सिर्फ पास कराना है, तो आप बस कुछ लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टिव लेके जाओगे। ठीक है, कुछ सिलेक्टिव लेके जाओगे और उनको पास करा दोगे। लेकिन 90% से ज्यादा लाना है तो यहाँ पे सिलेक्टिव ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे उनको 35 और 40% दिलाना है तो आपने सिलेक्टिव चूज किया। फॉर एग्जांपल 40 को सिलेक्टिव आपने चूज किया। 90% के केस में ये 40 के जगह 200 सिलेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा मार्क्स लाना है, दिलाना है बच्चों को। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन उसी हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखो, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, अब लेसन प्लानिंग करोगे। सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपको अभी क्लास में कैसे जाके पढ़ाना है उसका भी आपको प्लानिंग करना है। आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, आपने कंटेंट का सिलेक्शन कर लिया, अब पढ़ाने का तरीका आपको प्लान करना पड़ेगा, कैसे वहां पे क्लास में जाके आप पढ़ाओगे, लेसन प्लानिंग। ठीक है, ए टीचर मस्ट प्रिपेयर अ फुल लेसन प्लान। यस, फुल लेसन प्लान आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, व्हिच ही इज टू टीच इन द क्लास। जो भी पढ़ाना है पूरा फुल लेसन प्लान तैयार करके जाना है। प्लानिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। प्लानिंग करके जाओगे तो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगा कि इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का मतलब चीज है। ठीक है, आपको पूरा अच्छी तरह से प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये चीज जो है आ सकता है, बच्चे ये क्वेश्चन मुझे पूछेंगे या यहाँ बच्चे का डाउट होगा तो मैं कैसे डील करूंगा। लेसन प्लान में सारा चीज लिखा हुआ होना चाहिए। और जब आपका माइक्रो टीचिंग होता है तो लेसन प्लानिंग चेकिंग करते हैं आपके सुपरवाइजर। अब इंटेंसिव टीचिंग के केस में भी आपका लेसन प्लानिंग चेक करते हैं कि आपने सारा जो मेथड्स को यूज किया कि नहीं बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, तो लेसन प्लान इंपॉर्टेंट होता है। हर एक टीचर्स को हमेशा हर दिन छोटा छोटा लेसन प्लान लिखना पड़ता है, लेसन नोट लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करोगे तो आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आ सकता है और कैसे डील करना है। ठीक है, कैसे स्ट्रैटेजी वहां पे यूज करना है। ओके, तो अगर आपने एक अच्छा प्लान बनाया है तो बहुत सारा बेनिफिट है। इवन आपका आधा काम खत्म हो गया। सोचो, अगर आपने प्लानिंग सही से किया तो आपका आधा काम खत्म हो गया, बस उसको जाके डिलीवर करना है। आपको भी डरने का जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ बच्चे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे आंसर दूंगा, डरना नहीं पड़ेगा। प्लानिंग सही है, आधा काम कंप्लीट है, वहां पे जाके बस बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। ठीक है, तो गुड प्लान मेक्स 50% वर्क्स। ठीक है, वो आपका 50% काम कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट तुम्हारा है, प्लानिंग करते टाइम में तुमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप टॉपिक के अंदर पढ़ा रहे हो ना उसको प्रॉपर डिवीजन आपका करना है। ठीक है, उस कंसेप्ट का प्रॉपर डिवीजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
प्रॉपर डिवीजन आपको करना है जो आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। टॉपिक लंबा होगा तो उसको प्रॉपर डिवाइड आपको करना पड़ेगा, 3-4 फॉर एग्जांपल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इफ टीचर टीचर्स अ लेसन आफ्टर डिवाइडिंग इनटू नेचुरल पार्ट, डिफरेंट आपने नेचुरल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसको समझाने में आपको थोड़ा इजी होगा। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो एक टॉपिक है, ठीक है, जैसे मैंने इस टॉपिक को आज जो हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं आपको पहले क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ाऊंगा और इसको पढ़ाने के लिए मुझे जो एग्जांपल्स देना है वो एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप टीचिंग प्रिंसिपल समझ जाओ। एंड जो है मैंने क्या सोचा था आज के लेसन प्लान में कि मैं आपको इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, टीचिंग इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये मेरा पहला क्या है पार्ट है लेसन। दूसरे लेसन में मैंने क्या सोचा कि मैं जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग या मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को पढ़ाऊंगा। तो मैंने इसको दूसरा पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसको मैं आराम से नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर सकता हूँ। सिमिलरली आपका कोई लंबा चैप्टर है तो आपको 2, 3, 4, 5 जो है क्लास में उसको डिवाइड करके पढ़ा सकते हो ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ पाए, लिंक कर पाए, उनको ज़्यादा बर्डन ना फील हो या फिर जो है कुछ अलग ना फील हो, लिंक कर पाए उस चीज़ को, ठीक है, ज़्यादा बर्डन भी नहीं होना चाहिए। तो डिवीजन इस तरह से आपको करना है। आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि एवरी यूनिट ऑफ लेसन शुड कंप्लीट इन इटसेल्फ, कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी आप लेसन के अंदर लेके जा रहे हो वो पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस क्लास में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड उतना ही नहीं, नेक्स्ट लेसन के लिए बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी भी लाना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस तरह से डिवीजन करोगे कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी भी आना चाहिए। ये जो क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी है ना, ये कीवर्ड है, ठीक है, ये भी तुम्हारा कीवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा देखो, आपको सिस्टमैटिक ऑर्डर में बच्चों को पढ़ाना है, इससे इजी बनता है, लेसन इजी बनता है और बच्चे आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ाना है, धीरे धीरे करके कंप्लीट चैप्टर को खत्म करना है। अगर बच्चे नहीं समझ पाते तो आपको रिवाइज भी करना होता है, रिवीजन बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, व्हाटएवर लेसन इज टॉट टू द पीपल मस्ट बी रिवाइज बाय देम एज वेल, ठीक है। आपको बच्चों से भी रिवाइज कराना है, उनको होमवर्क देना है, ठीक है, उनसे रिवीजन कराना है या डिस्कशन के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास किया, क्लास के 5-10 मिनट आपने फिक्स कर लिया कि इस टाइम में हमने जो भी पढ़ा है उसको मैं बच्चों से पूछूंगा। 5E मॉडल में ये भी आता है, लास्ट तुम्हारा इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन में बच्चों से वो पूछोगे जो आपने पढ़ाया है क्लास में और इसी से टॉपिक का रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। 5E मॉडल में लास्ट तुम्हारा इवैल्यूएशन होता है, उससे तुम्हारा क्लास का रिवीजन जो है हो जाता है। जो आपने एक क्लास में पढ़ा लास्ट 5 मिनट में उसका रिवीजन बच्चों के थ्रू रिवीजन कराओगे। कैसे क्वेश्चन पूछोगे, जो आपने पढ़ा है उसमें आपने 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा है, इस तरह से मैंने ये पढ़ा है, इस तरह 10 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पूछ लिया, बच्चे आंसर दिए, नहीं दे पाए तो दूसरा बच्चा आंसर देगा, आप उसका आंसर दे दोगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाता है उस टॉपिक जो आपने पढ़ाया लेसन के अंदर, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो बच्चे उसको भूल जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी उसको भूल जाते हैं, इसलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, होमवर्क उनको देना पड़ेगा, होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, ठीक है, आपको डेमोक्रेटिक डीलिंग करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, ठीक है। दिस द बिहेवियर ऑफ टीचर शुड बी अलाइड डेमोक्रेटिक इन द क्लास। आप जो भी बिहेवियर दिखा रहे हो वो जो है आपका डेमोक्रेसी के साथ जो है लिंक्ड होना चाहिए, डेमोक्रेसी की तरफ होना चाहिए। इट मींस दैट ही शुड गिव फुल अपॉर्चुनिटी टू हिज पीपल टू डेवलप देयर सेल्फ थिंकिंग। आप सिर्फ अपना वहाँ पे नहीं करोगे कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा करना है, वहाँ पे बच्चों को एनाफ अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ थिंकिंग कर सकें, मतलब खुद से सोच सकें कि ये जो है क्यों हो रहा है, ठीक है, खुद से सोच सकें कि ये जो चीज़ है क्यों हो रहा है, ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकें, खुद से सोचेंगे प्लस जो है खुद से वो एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन भी कैसे कर पाएंगे, इसके ऊपर उनको अपॉर्चुनिटी देना है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक थिंकिंग। अभी का जो क्लासरूम सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम होता है, ठीक है। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम जो था वो ऑटोक्रेटिक था, टीचर जो बोलते थे वही पढ़ना पड़ता था बच्चों को। अभी जो है बच्चों के नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना पड़ता है, उनको प्रॉपर जो है अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है, जिसको हम लोग कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट कहते हैं, प्रॉपर फियरलेस एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पे बच्चे बिना डर के क्वेश्चन पूछेंगे उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कहते हैं, इसको डेमोक्रेटिक डीलिंग भी हम लोग कहते हैं, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। तो बच्चे खुद से सोच के खुद से एक्सप्रेस कर पाने का मौका उनको देना चाहिए, जो भी डाउट चाहे वो पूछ सके, ठीक है, क्लियर, ओके। तो टीचर जो है मतलब टीचर को भी स्टूडेंट्स गाइड कर सकते हैं कि सर इस तरह से ऐसा होगा, ठीक है, तो टीचर को भी स्टूडेंट्स गाइड कर सकते हैं, क्योंकि टीचर का रोल यहाँ पे सब कुछ नहीं है, यहाँ पे एज जस्ट फैसिलिटेटर का रोल करते हैं टीचर इन द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। बच्चे खुद से ज़्यादा पढ़ते हैं, आपको बस उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बना के प्रॉपर्ली गाइड करना है, फैसिलिटेटर का रोल आपको निभाना है, ठीक है। सो जब जरूरत पड़े आप भी बच्चों को गाइड करोगे।
सो द टीचर डेवलप्स द लेसन विद द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, कोऑपरेशन स्टूडेंट्स के फुल कोऑपरेशन के साथ आपको लेसन को आगे बढ़ाना है। वन वे में नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। डिस्कशन आपको हमेशा बच्चों के साथ करना है, ठीक है। जैसे बच्चे आपको क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर आपको देना है, आप भी बच्चों को क्वेश्चन पूछोगे, बच्चों से आप आंसर लोगे, बच्चों से ही जो है डिफरेंट सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने का कोशिश करोगे, ठीक है। तो ही ऑल्सो इन्वाइट्स देम टू क्रिटिसाइज हिम, कभी कभी क्रिटिसाइज करने के लिए भी उनको मौका दोगे, ठीक है। एट द एंड आप पूछोगे कि मैंने जो पढ़ाया कहीं आपको कुछ गलत लगा या रीटीच करना पड़ेगा या कोई बोरिंग लगा, आप खुद बच्चों से पूछोगे ताकि पता चलेगा कि हाँ कितना सक्सेसफुल आप हुए हो। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो रीटीच आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है, आप वहां पे रीटीच कर सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो इन सब से क्या होता है ना, इन सब से डेमोक्रेटिक डीलिंग से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सब चीज कराने से बच्चों से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप रीइंफोर्समेंट भी आपको देना है जब जरूरत पड़े। नेक्स्ट तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करना है हमेशा। द टास्क ऑफ टीचर बिकम वेरी इजी, अगर आप सक्सेसफुली बच्चों को मोटिवेट कर पाओगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मोटिवेट करोगे ना तो बच्चे एंगेज रहेंगे आपके साथ, आपको सुनेंगे, अच्छे से उनको पढ़ा पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आज तक फील किया है, ठीक है, वो चीज है क्या, मोटिवेशन, ठीक है। आपको फर्स्ट क्लास में ही, आप जैसे इंटर्नशिप करने जाते हो, फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास, आप बच्चों को मोटिवेट करना ना भूलना, ठीक है। बस अपने टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना, पहले बच्चों को इतना मोटिवेट करो कि जो उनका लाइफ का एक्चुअल में एम होना चाहिए है उसके तरफ वो मेहनत करें, ठीक है। फिर उनको पढ़ाना स्टार्ट करो। जैसे ही बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे पूरा क्लास आपको वो सुनेंगे एंड आपको वो आपका जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे उसको मानेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ईजी बना देगा आपका पढ़ाने का जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ईजी बना देते हैं, ठीक है। सो मोटिवेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नीड्स एंड टीचर मस्ट टेक स्टेप टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मैक्सिमम लेवल तक आपको उनका नीड्स को सेटिस्फाई करना है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट जब जरूरत पड़े आप उनको देना है। पनिशमेंट जो है आपका कभी फिजिकल और वर्बल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट का मतलब आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है। तीन तरह का रिइंफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, तीसरा पनिशमेंट। पनिशमेंट नहीं देना है आपको क्या देना है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हमेशा देना है। लेकिन कोई बच्चा अच्छा काम नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आप उनको वेरी बैड, आपने बहुत बुरा किया, इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से आपको बोलना होता है, ठीक है। तो कभी कभी उनको ब्लेम करना होता है, ठीक है। फिजिकल वर्बल पनिशमेंट नहीं, ब्लेम का मतलब है आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है, इस तरह से प्रेज एंड ब्लेम होता है। हाँ, लेकिन आपको वर्बल पनिशमेंट भी नहीं देना है। नॉलेज ऑफ रिजल्ट आपको होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। एराउजिंग एंड क्वेंचिंग ऑफ क्यूरियोसिटी, कहाँ बच्चों का क्यूरियोसिटी को किस तरह से यूज करोगे उसको आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मोटिवेशन से ये सब चीज़ जो है हो पाता है। कंपटीशन, कोऑपरेशन कैसे जो है यूज करके, मतलब देखो सब कुछ, कंपटीशन बढ़ा सकते हो, कोऑपरेशन बच्चों से आप मांग सकते हो, मोटिवेशन के थ्रू ये सब चीज़ हो सकता है। नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन है, ठीक है। खाली पढ़ाने से भी नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए ना पिकनिक वगैरह करते हैं। खाली पढ़ाने से बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे पिकनिक भी होता है। आपके टोटल एंटायर सेशन में पिकनिक, स्कूल में पिकनिक भी होता है, ठीक है। एंड अगर आप बहुत लंबा सेशन पढ़ा रहे हो क्लास में, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास के अंदर, तो लेंथी एंड डल टीचिंग टेक्स बोर, ठीक है, बोर्डम आता है, बोरिंग बच्चे फील करते हैं, ठीक है। बोर्डम मतलब बच्चे बोरिंग फील करते हैं एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं पढ़ाई से। तो ये आपको नहीं होने देना है, आपको प्रॉपर एंथुसियाज्म लाना है आपके अंदर भी, बच्चों के अंदर भी। एंड आप कैसे कर सकते हो, आप जो है कभी कभी उनको रिक्रिएशन, मतलब कभी कभी एक दिन का ब्रेक दे दिया, ठीक है, मतलब आज क्लास हम नहीं करेंगे, आज जो है आप थोड़ा सा इस तरह से खेल सकते हो, कुछ ग्रुप एक्टिविटी आपने कर दिया, ठीक है, फील्ड विजिट आपने करा लिया, आसपास के कोई कुछ दिखाने के लिए ले गए बच्चों को, उसको रिक्रिएशन कहते हैं। तो बोर्डम इससे दूर होता है, ठीक है। ये सब चीज तुम्हारा था। नेक्स्ट तुम्हारा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो क्लासरूम में ना, मैंने अभी बोला था आपको सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, तो उनको डील करने का तरीका भी आपका अलग अलग होना चाहिए। कोई दो बच्चा ना वर्ल्ड में एक नहीं होगा, एक तरह नहीं होगा, इंटरेस्ट एबिलिटी सबका अलग अलग है, ठीक है। कोई सुपरियर है तो कोई सुपरियर टैलेंट, कोई सुपरियर टैलेंटेड है तो कोई वीकेंड डॉल है, कोई जो है अबव एवरेज है तो कोई बिलो एवरेज है, या किसी को स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, डिसलेक्सिया जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह के बच्चे हो सकते हैं, उनको डील करने का तरीका अलग अलग होगा। नेक्स्ट देखो, डील करते टाइम आप रेमेडियल टीचिंग का यूज कर सकते हो। अगर कोई बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो उस प्रॉब्लम को देखने का या जज करने का जो टेक्निक होता है उसको डायग्नोसिस कहते हैं। डायग्नोसिस
क्या डायग्नोस्टिक टीचिंग, डायग्नोसिस करने के बाद उनको रेमेडियल टीचिंग, मतलब उसका जो सुधार जैसे होगा उसके लिए जो टीचिंग आप प्रोवाइड करते हैं उसको रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, रेमेडियल क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। जेएनवी वगैरह में रेमेडियल क्लासेस होता है, बच्चों का प्रॉब्लम वगैरह का डिस्कशन वहाँ पे होता है, ठीक है। इट हैज जनरली बीन सीन दैट ओनली दो स्टूडेंट्स सन इन द क्लास हु आर एजुकेशनली बैकवर्ड इन एनी वे, अगर वही मतलब ज़्यादातर चुप रहते हैं या साय रहते हैं जिनका एजुकेशनली थोड़ा बैकवर्ड होते हैं, तो द प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्डनेस लाइज इन डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ऑल्सो, तो वो नहीं पढ़ पाते अच्छे से क्योंकि आपका टीचिंग मेथड ही डिफेक्टिव हो सकता है। तो आप अपना टीचिंग मेथड को सुधारो, कैसे सुधारोगे, रेमेडियल क्लासेस करके आपको पता चलेगा, डायग्नोसिस करके पता चलेगा कि इस तरह से जो है बच्चों का प्रॉब्लम है, इस तरह से हम अपना सुधार सकते हैं मेथड को, और उसको हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। रेमेडियल टीचिंग में सब चीज़ तुम्हारा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ओके, अनसिस्टमैटिक क्लासरूम मैनेजमेंट को दूर करके सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। ए गुड टीचर इज वन हु डायग्नोसिस फॉल्ट, जो अपना फॉल्ट को जान सकता है वो सबसे अच्छा टीचर होता है, क्योंकि जो टीचर अपना फॉल्ट को जानेगा वही सबसे बेस्ट रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अडॉप्ट कर सकते हैं रेमेडियल मेजर को। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फॉल्ट को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉब्लम है फॉल्ट को जानना पड़ेगा, जानने के लिए आपको एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, प्रिपेयर करते हैं एक्सपर्ट उसको प्रिपेयर करते हैं, या फिर आप भी प्रॉपर एक्सपर्टीज के साथ उसको प्रिपेयर करोगे तो बच्चों का गलती आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, केवीएस में भी आपका रेमेडियल क्लासेस होता है, ठीक है, हर जगह पे होता है, हर जगह पे जो नॉर्मल क्लासरूम के बाहर जो क्लास होता है उसको हम लोग रेमेडियल क्लासेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी, ठीक है, आप हमेशा बच्चों की तरफ थोड़ा सिंपैथेटिक भी रहना है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप, सिंपैथी ये रहना चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है। अगर आप थोड़ा सिंपैथेटिक हो बच्चों की तरफ ना तो उनको इजीली मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका सिंपैथी नहीं है बच्चों की तरफ तो उनको मोटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। द टीचर इज एबल टू डेवलप फीलिंग इन हिज स्टूडेंट्स दैट देयर इज नॉन मोर सिंपैथेटिक देन द टीचर, आपको उतना उनको फील कराना पड़ेगा कि मेरे से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को शो करो कि मेरे से ज़्यादा आपके लिए सिंपैथेटिक कोई नहीं है, तभी बच्चे आपसे सुनेंगे, ठीक है। आपको इस तरह से वहाँ पे करना पड़ता है, तो तभी बच्चों को जो है आप हमेशा उनको कोऑपरेट करोगे तभी बच्चे आपसे ज़्यादातर जुड़े हुए रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा लिया है, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिमूविंग बैरियर from the way of student and presenting such stimuli before them which increase the rate of response, तो जो करने से बच्चों का रेट ऑफ रेस्पॉन्स ज़्यादा बढ़ता है या कोई बैरियर है तो वो दूर होता है, उसको हम लोग कहते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है। लाइक उनको अच्छा कोई आंसर दे रहा है तो उसको वेल डन, वेरी गुड बोलोगे तो वो और खुशी होगा और इस तरह का काम करेगा। चॉकलेट दोगे, ठीक है, तो वो चॉकलेट पाने के लिए और पढ़ के आएगा, ठीक है, आंसर देगा, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। तो कभी कभी वर्बली देना पड़ता है, कभी कभी उनको बाय रिवार्ड उनको आप जो है एंथुसियाज्म जगा सकते हो और ज़्यादा करेक्ट रेस्पॉन्स आपको वहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग टू सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, टू सेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग टू सेंसेस। तो फाइव सेंस ऑर्गन्स प्ले वेरी वाइटल रोल इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लिए 5 जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर इनिशिएट दोज एक्टिविटी इन द क्लास विच आर कंड्यूसिव टू द डेवलपमेंट ऑफ दोज सेंसेस, ठीक है, आपको वो सब चीज़ इनिशिएट करना पड़ेगा जो कि बच्चों का लर्निंग को थोड़ा इजी बनाएगा या आपको फियरलेसली वो पूछ पाएंगे, ठीक है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बच्चों को देना है, ये सब तुम्हारा था प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स तुम्हारा यहाँ तक है। नेक्स्ट क्लास में मैक्सिम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या लास्ट वाला नहीं समझ में आया? ओके, मैं बता रहा हूँ, देखो मतलब ट्रेनिंग टू द सेंसेस क्या होता है, मैं अभी आपको पहले स्टार्टिंग में ही आज का मैंने आपको बोला था कि जब जो भी चीज़ आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसमें आपको हमेशा ध्यान देना है उनका मैक्सिमम सेंस ऑर्गन कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था एक्टिविटी, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ जो है प्रोजेक्ट देना है जिससे उनका मैक्सिमम सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व हो। खाली मेंटल प्रॉब्लम नहीं देना है, फिजिकली भी उनको इन्वॉल्व कराना है क्लासरूम में। समझ में आया? जब बच्चों का ना 5 के 5 सारे सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं तो नॉलेज जो वो गेन करते हैं वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने जब बच्चों को, ठीक है, आपने जब किसी बच्चे को प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, आपने किसी बच्चे को जब आपने कोई प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, तो उसका क्या क्या सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होगा। बच्चा पहले क्या करेगा, सर्च करेगा, उस चीज को ढूंढेगा, ठीक है। जैसे ही वो सर्च करता है उसका माइंड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और क्योंकि वो ढूंढने के लिए कहीं पे जाएगा
तो उसका बॉडी भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, क्लियर है। उसका आंख इन्वॉल्व होगा, उसका ईयर कान भी इन्वॉल्व होगा, सुनेगा, डिस्कशन भी तो करेगा ना प्रोजेक्ट में, दूसरों के साथ उसको डिस्कशन भी करना पड़ेगा, तो उसका आई ईयर इन्वॉल्व होगा। बॉडी में आप बोल सकते हो क्या क्या होता है, फाइव सेंस ऑर्गन आपका क्या क्या होता है, बोलो। आई, नोज, ईयर एंड, और क्या होता है, टंग एंड स्किन होता है, ठीक है, ठीक है। तो बॉडी में फॉर एग्जांपल आप जो है टंग एंड स्किन यूज कर सकते हो, ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, मतलब नहीं ये है पूरा एग्जैक्टली देखना, लेकिन आपका जिसमें मैक्सिमम सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होता है उसको आप ज्यादा सीखोगे। तो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो इवन आपका स्किन भी वहाँ पे इन्वॉल्व है, बॉडी इन्वॉल्व है मतलब आपका स्किन इन्वॉल्व है। अगर आपको वहाँ पे कोई चीज को टेस्ट करना पड़ा तो टंग भी आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। माइंड तो वैसे ही इन्वॉल्व है क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हो तो आपका आंख इन्वॉल्व है, किसी से सुन रहे हो ईयर इन्वॉल्व है, और आपको जो है फॉर एग्जांपल किसी चीज को लाइक सूंघना पड़ रहा है तो नोज भी इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली ये पूरा इस तरह से डायरेक्टली तो नहीं हुआ, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट जिसमें ज्यादा होता है उसमें आप ज्यादातर लॉन्ग टर्म लर्निंग करते हो। तो मैक्सिमम सेंस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर आपको लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए हेल्प करते हैं। क्या? हाँ हाँ, यस यस यस, एग्जीबिशन, ठीक है, साइंस एग्जीबिशन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका, आप देखते हो उस चीज को आपके दिमाग में फिट हो जाता है, ठीक है, या आप खुद फॉर एग्जांपल करते हो तो वो ज्यादातर फिट हो जाता है, फिर आप उसको लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में वो चीज रहता है। ये तुम्हारा था सेंस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा चैप्टर था मैक्सिम्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिम्स क्या है। मैक्सिम्स मतलब होता है एक्चुअली द एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन व्हिच व्हेन अप्लाइड इन क्लासरूम गिव्स बेटर रिजल्ट। वो एक्सपीरियंस, ठीक है, मैक्सिम्स क्या होता है, वो एक्सपीरियंस या वो कैरेक्टरिस्टिक जिससे बेहतर रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग मैक्सिम्स कहते हैं। लगभग 12 मैक्सिम्स है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास, क्लास इज ओवर। एंड एक चीज सुनो, संडे को मैं अवेलेबल थोड़ा नहीं रहूँगा, तो संडे को मैं क्लास नहीं लूँगा, आइदर अभिजीत सर और प्रशांत सर विल टेक माय क्लास, आई विल टेक द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मैं मंडे या ट्यूसडे को मैं वो वाला क्लास ले लूँगा, एंड आई विल टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक। तो ये वाला आधा कंप्लीट हुआ है, एक और क्लास लगेगा टॉपिक 2 को कंप्लीट करने के लिए, एंड टॉपिक 3 जो है वो हमको लगेगा 2 क्लास। टॉपिक 3 के लिए भी 2 क्लास लगेगा। टॉपिक 4 एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, एंड टॉपिक 5 जो है, टॉपिक 5 भी एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 हमको और 5 और 6 क्लास लगेंगे टॉपिक्स को कवर करने के लिए 1 to 5। उसके बाद जो है हम लोग सब कुछ फिर से क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में एनफ टाइम हमको देना है। यस, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी का मतलब ये है, देखो अगर आप ना बच्चों के प्रति थोड़ा सिंपैथेटिक हो, उनका दुख दर्द को समझ रहे हो, ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके दुख दर्द को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो तो आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दुख दर्द को समझना बच्चों का थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चे भी आपसे सुनेंगे। तो इसीलिए फ्रेंडली रिलेशनशिप बोलते हैं ना हम लोग, अप टू ए सर्टेन लिमिट, तो सिंपैथेटिक रिलेशनशिप भी है, ठीक है, क्लियर। ओके, कंड्यूसिव का मतलब होता है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट जहां जो फियरलेस एनवायरनमेंट है, फियरलेस। कंड्यूसिव का मतलब फियरलेस एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू द टीचर, ठीक है, फ्रीली दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। ओके, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यस, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब होता है जो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, जिससे आप सारे बच्चों को प्रॉपरली इक्वली इवैल्यूएट कर सकते हो, उसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। इसको एक प्रॉपर एक्सपर्ट बनाते हैं, इन टेस्ट को एक्सपर्ट टीचर्स बनाते हैं, एंड वो अच्छा होता है बच्चों को जज करने के लिए, क्योंकि टीचर में टेस्ट में थोड़ा सा क्या हो सकता है कि कहीं पे बायसनेस या कहीं पे गलती हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया होता है जो बेहतर रिजल्ट देता है, बच्चों को बेहतर टेस्ट कर पाता है। नॉट लर्न, कौन सा लर्न नहीं है, ठीक है। एक मिनट, मेथड्स वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा।
Which of the following is not learned? Attitude, reflex, interest, habit. Reflex, obviously reflex क्या ऑटोमेटिक होता है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आपका माइंड होता है, रिफ्लेक्स है। कोई मच्छर यहाँ पे काट रहा है, ऑटोमेटिकली आपका हाथ ऐसे आएगा, ठीक है, ये बायोलॉजिकली आपका विदाउट जो है सेंस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट के थ्रू होता है, तो ये हमारा विदाउट लर्न ऑटोमेटिक आपका होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है। ओके ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी। देखो टीचिंग स्ट्रैटेजी में आपका बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं कि आप जो है बाय यूजिंग फॉर एग्जांपल डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, या टीचिंग एड का अप्रोप्रिएट यूज कर रहे हो, तो वो सब आपका टीचिंग स्ट्रैटेजी में आएगा, ठीक है। डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजी है, ह्यूरिस्टिक मेथड वगैरह हम डिस्कस करेंगे, बुक में भी है, ठीक है। स्टडी मटेरियल के अंदर बहुत सारा मेथड्स एंड स्ट्रैटेजी है, तो आप देखना बेसिक डिस्कशन में दिया हुआ है, लेक्चर मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन डिस्कशन है, उसको देखना, हम लोग फिर से डिस्कस भी करेंगे। मेनली हमारा 5 टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको कवर कर लेंगे, फिर हम बेसिक भी डिस्कस करेंगे, टॉपिक 6 का भी कुछ क्लासेस लूंगा मैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव नाउ। यस, यू विल हैव अ टेस्ट टुमारो। वेलकम वेलकम एंड गुड नाइट एवरीवन। एक टेस्ट भी मिलेगा कल आपको। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। यस यस बोलो। फादर लाइक का मतलब है यहाँ पे कि आप जो है उनके साथ फ्रेंडली रहो, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट रहो, नॉट ए फ्रेंड एग्जैक्टली। जैसे आप 2 दोस्त हो, ठीक है, तो वो दोस्त उतना केयर नहीं करेगा जितना आपके फादर करेंगे। जो दोस्त है उसका मेंटल लेवल आपके ही जैसा होगा, लेकिन जो फादर है आपके साथ दोस्त भी बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे आपको डांट सकते हैं आप अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो उस केस में फादर लाइक इसीलिए एक्यूरेट है क्योंकि फादर जो होते हैं वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो उस केस में आपको वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी दे सकते हैं। इसीलिए टीचर को एज ए फादर लाइक रिलेशनशिप रखना है, फिजिकल वर्बल पनिशमेंट नहीं देना है, उनको गाइड करना है। गलत कर रहे हो तो उनको बताओगे कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है, और सही गलत का जो मतलब चीज़ है वो टीचर ज़्यादा अच्छे से जानते हैं लाइक फादर, तो इसलिए उसको फादर लाइक रिलेशनशिप कहते हैं टीचर एंड स्टूडेंट्स का, ठीक है। वही मतलब देखो अभी क्या है ना, हम लोग फादर ऑफ लाइक डिफरेंट बोलते हैं, मदर ऑफ नहीं बोलते, तो वही थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है। मदर लाइक बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है अपने वर्ल्ड में। फादर को, मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। हम लोग फादर ऑफ दिस डिस्कवरी, फादर ऑफ दैट, फादर ऑफ टेलीविजन, फादर ऑफ इंटरनेट, मदर ऑफ इंटरनेट, मदर ऑफ टेलीविजन नहीं बोलते, क्या कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसा है। यस, हाँ, इसीलिए, हाँ, तो हाँ ये सही बोला आपने, ये बिल्कुल सही बोला। मदर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर के होते हैं तो बचाते हैं बच्चों को, फादर जब डांटते हैं तो इसीलिए तो ज़्यादातर मदर ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, फादर थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने पे जो है उनको सिखाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि खाली सारे मदर्स ऐसे होते हैं, लेकिन परसेप्शन ऐसा है हमारा, ठीक है। ओके ओके ओके, वेलकम एंड गुड नाइट।